हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। बीपीएससी के मेंस परीक्षा में पूछे जाने वाले चंपारण सत्याग्रह से जुड़े इसके उत्तरों को कैसे तैयार करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसके उत्तर तैयार करने के लिए हम लोग पुनः इसके 3 बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। चंपारण सत्याग्रह की भूमिका, उसके विश्लेषण एवं निष्कर्ष के बारे में। तो आइए समय न गवाते हुए हम लोग इसकी भूमिका का चर्चा करते हैं। इसकी भूमिका को तैयार करने से पहले आइए इस चंपारण सत्याग्रह पर एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। ये कहानी है गांधी जी की। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने यह निश्चय किया कि हम 1 साल तक कोई भी काम नहीं करेंगे, हम केवल भारत भ्रमण करेंगे और हर भारतीयों के समस्या को समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसको नज़दीक से जानेंगे। गांधी जी 1915 में लौटने के पहले जो दक्षिण अफ्रीका में माने कि वो अपना संघर्ष कर रहे थे और उनकी जो वहाँ सफलता थी, उस सफलता के चलते भारत में वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। पूरे भारत वासियों के बीच गांधी जी लोकप्रिय हो गए थे। गांधी जी जब लौटे भारत तो उन्होंने पहली बार 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में शिरकत करने गए। वहाँ बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति उस कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लेने के लिए गए थे और उन्होंने गांधी जी से मिला और मिलकर बिहार के चंपारण में किसानों के समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी जब अवगत हुए किसानों के समस्या से, तब उन्होंने चंपारण आने का आश्वासन दिया और अप्रैल 1917 को गांधी जी आए बिहार आने के बाद उन्होंने जब चंपारण गए तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को वहाँ के चंपारण के किसानों की व्यथा को बताई, उनके समस्याओं से अवगत कराया और गांधी जी ने पहली बार वहाँ एक प्रथा से अवगत हुए। उस प्रथा का नाम था 3 कठिया प्रथा, यानी 3/20, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना अंग्रेजों द्वारा अनिवार्य कर दिया था। इस परिस्थिति में वहाँ के किसानों की मनोदशा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। किसान चाहते थे कि हम नील की खेती न करें। अगर ऐसा सोचते भी थे तो अंग्रेजों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और नील की खेती न करने के स्थिति में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा लगान लगा दिया जाता था और उस लगान के चलते उनकी स्थिति और भी वहाँ के किसानों की खराब हो जाती थी। गांधी जी जब इस समस्या से अवगत हुए तो उन्होंने अपने सत्य एवं अहिंसा के द्वारा इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया और अंततः उन्होंने इसको दूर करने में सफल हुए। तो ये छोटी सी घटना जो है, ये छोटी सी जो कहानी है, आप हमेशा इसके ध्यान में रखेंगे और इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर। तो आइए इसकी भूमिका को देखते हैं। कि भूमिका पर चर्चा करने के पहले हम लोग इसमें 3 बातों पर इसके भूमिका के अंदर डालेंगे। पहला, चंपारण सत्याग्रह में गांधीवादी रणनीति। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ। और तीसरा, इस गांधीवादी आंदोलन के बाद गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ गए। तो इस पर पॉइंट्स बनाकर हम लोग पहले इसमें 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, कि बिहार के चंपारण गांधीवादी रणनीति की शुरुआत करने का केंद्र रहा। दूसरा पॉइंट, बिहार के चंपारण से ही गांधी जी 1917 ईस्वी में अपने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। और तीसरा मुख्य बात कि इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ गए। तो इस प्रकार इसको संक्षिप्त में ही इसकी भूमिका को देखेंगे। अब इसके विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त इसके विश्लेषण के क्रम में इसमें 3 पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला, तिनकठिया प्रथा। दूसरा, 1916 के लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन। और तीसरा, एडवर्ड गेट के बारे में। ये तीनों पॉइंट जो है इसके विश्लेषण में हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं तिनकठिया प्रथा को। समझते हैं कि ये तिनकठिया पद्धति क्या था। तो बिहार के चंपारण क्षेत्र में तिनकठिया पद्धति प्रचलन में थी। अंग्रेज इसी प्रथा से चंपारण के किसानों को लंबे समय तक शोषण करते आ रहे थे। इस तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को 3/20 यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अंग्रेजों द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। इस खेती से किसानों को नुकसान हो रहा था। इसकी खेती से उपज की कीमत भी नहीं मिल पाती थी और खेत की उर्वरकता भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इस कारण से किसान इस पद्धति से परेशान थे और नील की खेती नहीं करना चाहते थे। जो किसान नील की खेती से मुक्ति पाना चाहते थे, उन्हें अंग्रेजों द्वारा जबरन मनमाना ढंग से उनके खेतों की लगान को बढ़ा दिया जाता था और बढ़े हुए लगान को न दे पाने की स्थिति में उनके जमीन को भी हड़प या छीन लिया करते थे। उस समय प्रशासन, पुलिस, न्यायालय भी उन्हीं सभी शोषणकारी तत्वों के साथ देती थी, किसानों की साथ नहीं देती थी। चंपारण सत्याग्रह के विश्लेषण के दूसरे पॉइंट को यानी 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। इस कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल भी भाग लिए थे। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तब राजकुमार शुक्ल ने बिहार के किसानों की समस्या से गांधी जी से मिलकर उनको अवगत कराया था एवं चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी ने उनकी समस्या को भली भांति सुनकर चंपारण आने का आश्वासन दिया और 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी जब पटना आए थे तो सबसे पहले उन्होंने बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री एमजे विल्सन से मिलकर इन संदर्भ में सहायता मांगी थी, लेकिन एमजे विल्सन ने उन्हें किसी भी प्रकार से सहायता देने के लिए साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी जी पटना से मोतिहारी के लिए प्रस्थान कर गए। मोतिहारी पहुंचने के बाद गांधी जी ने जन सामान्य की समस्या को सुना और उनका अध्ययन किया। इसी अध्ययन के क्रम में गांधी जी बिहार के किसानों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। इसका पीछे हट जाते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के विश्लेषण के तीसरा पॉइंट एडवर्ड गेट के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। गांधी जी के लोकप्रियता एवं अहिंसात्मक प्रयासों के चलते एडवर्ड गेट, जो उस समय बिहार के उप राज्यपाल थे, चिंतित हो गए। गांधी जी को वार्ता के लिए बुलवाया और चंपारण के किसानों के समस्या के अध्ययन के लिए एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने सिफारिश किया कि तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाए एवं किसानों द्वारा बढ़े हुए लगानों के 25% पैसा किसानों को वापस कर दिया जाए। इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सिफारिश के बाद तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और किसानों से 25% बढ़े हुए लगानों का जो पैसा था वो भी पैसा किसानों को वापस कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का सत्याग्रह
का प्रथम सफल प्रयोग बिहार के धरती से हुआ। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कुछ प्रमुख सहयोगी थे इनके, जिनका नाम सबसे पहले इस प्रकार आता है। सबसे पहला नाम राजकुमार शुक्ल का, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, तीसरा ब्रजकिशोर प्रसाद, चौथा मजहरुल हक, पांचवा महादेव देसाई, छठा नरहरि पारिख, सातवां अनुग्रह नारायण सिन्हा। इस प्रकार बहुत से लोग इनके सहयोगी थे, जिनके कारण यह सत्याग्रह आंदोलन सफल हो सका। बिहार के इस चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने में इन लोगों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के महत्व पर। चंपारण सत्याग्रह ही बिहार की धरती पर गांधीवादी चरण का प्रथम सफल आगाज था और इस सत्याग्रह में ही गांधीवादी रणनीति का सबसे पहला सफल प्रयोग किया गया। इसी सत्याग्रह के माध्यम से किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया और किसानों को एक राष्ट्रीय नेता गांधी जी के रूप में मिला। इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास की भावना बढ़ी, जिसके चलते जन आंदोलनों की नई शुरुआत हुई, जैसे खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद, असहयोग आंदोलनों में इसकी झलक देखी जा सकती है। चंपारण सत्याग्रह के निष्कर्ष पर अब हम लोग 2 पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट कि उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो रहा है कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एवं दूसरा ये है कि इस चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन में गांधी जी ने देशवासियों को सत्य और अहिंसा का जो सीख दिया था, इसके बाद के आंदोलन में इसका प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, ये रहा आपका चंपारण सत्याग्रह का वीडियो, और यह कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।